सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। हिमाचल प्रदेश पर हमने एक टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस किया था, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया। पहला विकल्प है इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और लद्दाख से लगती हैं। दूसरा विकल्प इस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार पनबिजली अर्थात हाइड्रो प्रोजेक्ट, पर्यटन अर्थात टूरिज्म और कृषि अर्थात एग्रीकल्चर है। तीसरा जो विकल्प है इस राज्य में लघु एवं शिवालिक हिमालय का विस्तार है। डी जो विकल्प है इसे भारत का 21वां राज्य 1971 में बनाया गया था। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा वह कथन है जो असत्य है। काफी इजी प्रश्न है, अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देते हैं तब तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसकी जो सीमाएं हैं वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और लद्दाख से लगती हैं। इस तरह से स्टेटमेंट सही है। दूसरा इस राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आधार हाइड्रो प्रोजेक्ट, टूरिज्म और एग्रीकल्चर है, बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि इस राज्य का जो क्लाइमेट है, इसकी जो ज्योग्राफी है उसमें क्या होता है, पनबिजली का जो विकास है काफ़ी आसान है। यहाँ की जो नदियाँ हैं सदा नीरा हैं, इसी के कारण यहाँ पर पनबिजली से भी रेवेन्यू आता है। और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। और यहाँ पर बागानी कृषि और अन्य कृषि के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमने बताया था कि लगभग 69% पॉपुलेशन इसी पर निर्भर है। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा जो विकल्प है कि इस राज्य में शिवालिक और जो है कि लघु हिमालय का विस्तार है, ये भी सही है। लेकिन जो डी विकल्प है यह गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि इसे भारत का 21वां राज्य 1971 में बनाया गया था। नहीं, 21वां नहीं, इसे 18वां राज्य बनाया गया था कि 1971 में। तो इस तरह से असत्य कथन रहा आपका यह, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि चुनना था हमें असत्य कथन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है लुहरी पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। लुहरी पावर प्रोजेक्ट जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसके संदर्भ में आपका जो पहला विकल्प है हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने इसके प्रथम चरण की अनुमति प्रदान कर दी है। दूसरा इसे शिमला एवं कुल्लू जिला की सीमा पर बनाया जाएगा। तीसरा इसे नीरत गांव में बनाया जाएगा। डी इससे 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब फिर से आपको चुनना है असत्य कथन। अभी प्रश्न थोड़ा सा कठिन करेंगे, आप घबराइए मत, आपको सभी प्रश्न असत्य वाले नहीं मिलेंगे। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। एक एक करके अगर कथनों पर हम विचार करें तो इसमें पहला जो कथन है कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने इसके प्रथम चरण की अनुमति दी है, ये गलत है। दरअसल केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसने क्या किया है, इसको अनुमति दी है। तो इस तरह से पहला ही विकल्प क्या है, असत्य। बाकी सही बात है कि शिमला और कुल्लू जिला की जो सीमा है वहीं पर एक गांव है नीरत गांव, वहीं पर इसको बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, ऑप्शन आपके सही हो गए। और 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाएगा, इसी का एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये भी सही है। तो हमारा असत्य कथन वाला हमें ऑप्शन चुनना था, हमारा आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है
लुहरी पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में ही है। लुहरी पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 62 माह में अर्थात 62 मंथ्स में बनाया जाना है। कथन दूसरा, इसे बूम मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अब आपको पता होगा बूम मॉडल क्या है, हमने तो कभी नहीं सुना। तीसरा, इसके लिए MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर 2019 में हुए राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स में किया गया था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन और कथनों का जो कूट है उसका आपको चयन करना है। अर्थात ऊपर जो कथन दिए गए हैं 3, उसमें से ये बताने हैं कितने कथन जो है कि क्या है असत्य है और उसी कूट का आपको चयन कर देना। ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो एक एक करके अगर कथनों पर हम विचार करें तो पहला कथन है कि इसे 62 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, इसे बिल्ड ऑन ऑपरेट और जो है कि मेंटेन अर्थात बूम मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। ये जो इस पर हमने आपको बताया था इसके क्या मतलब होता है, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा, इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर 2019 में जो राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स है उस पर हस्ताक्षर किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सत्य हैं और यहाँ पर क्या लिखा था, असत्य कथनों के कूट का चयन करें। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी कथन क्या है असत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वह है आपका, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वह कौन सी है, यह आपको बताना है। यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास नाथपा झाकड़ी परियोजना, दूसरा है रोंगटंग हाइडल प्रोजेक्ट, तीसरा है वनेर हाइडल प्रोजेक्ट या फिर जल विद्युत परियोजना और चौथा है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। और इसको जब मैंने अभी इससे पहले जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे उसको जब मैंने कवर किया था तो मैंने सभी का नाम लेकर आपको बताया था। तो इसका जो आंसर है वह है आपका आंसर ए अर्थात नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ये जो परियोजना है यह 1500 मेगावाट की है और 1500 मेगावाट की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। बाकी जितनी ये परियोजनाएं आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, सभी का जो आकार है 10 मेगावाट से भी कम है। वहीं जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है वह जो है कि 1500 मेगावाट की है और राज्य की क्या है, सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आई होप आपने भी आंसर जो है कि ए ही ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह है कि गोवा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। दूसरा, हाल ही में गोयानाट कोलसो नाका गोयांत कोलसो नाका नामक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। अब आपको पता होगा ये विरोध प्रदर्शन क्या है। तीसरा विकल्प है यह पश्चिमी घाट पर्वतीय संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है। डी, यहाँ का जो समुद्र तट है उसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। एक एक करके अगर कथनों पर विचार करें तो यह भारत का क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा राज्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि यहाँ पर गोयांट कोलसो नाका अर्थात इसका अर्थ है कि गोवा कोयला नहीं चाहता नामक विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर गोवा का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या किया जाना था, कोयले का आयात गोवा पर किया, गोवा के जो बंदरगाह है वहाँ किया जाना था और वहाँ से दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ भेजा जाना था और इसी के लिए वहाँ पर रेलवे का जो लाइन है उसको डबल करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी के तहत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, ये भी सही है। उसके बाद ये पश्चिमी घाट पर्वतीय संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है, ये भी सही है। यह जो लिखा है कि यहाँ का जो समुद्र
तट है वो 350 किलोमीटर लंबा है, नहीं, यह लगभग 101 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरह से यही क्या है आपका असत्य कथन, और यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। सिख साम्राज्य के संदर्भ में अभी हमने जो है कि एक हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें सिख साम्राज्य का बैकग्राउंड हमने देखा था, तो उसी के संदर्भ में प्रश्न है। सिख साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसकी नींव महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय के बाद रखी गई थी। दूसरा, 1839-40 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज जो है विजयी रहे। तीसरा, लाहौर तथा भैरोवाल की संधियों का संबंध इस साम्राज्य से है। डी, जम्मू कश्मीर राज्य सिख साम्राज्य का एक समय हिस्सा था। अब आपको बताना है फिर से कौन सा कथन असत्य है। एक एक करके अगर कथनों पर विचार करें तो इसकी नींव महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय के बाद रखी गई थी, सही बात है। 1799 के बाद इसकी जो है कि नींव रखी गई थी, और इस 1799 का जो समय है इस साम्राज्य का प्रारंभिक समय है। तो ये लाहौर विजय के बाद इसी समय क्या की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। तो इस तरह से यह जो विकल्प है ये सही है। दूसरा जो विकल्प इसमें लिखा हुआ है कि वह है 1839 और 40 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यह गलत है। पहला जो आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था वह हुआ था 1845-46 में, अर्थात 1845 और 46 में, और यहाँ पर जो तिथि है वो गलत लिखी है। तो इस तरह से यही का होगा आपका असत्य कथन होगा। बाकी लाहौर तथा भैरोवाल की संधियों का संबंध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो समझौते का प्रयास किया गया उससे है, बिल्कुल सही है, अर्थात इसका संबंध इस साम्राज्य से है। और जम्मू कश्मीर राज्य जो है वह साम्राज्य जो था वह भी साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था कि 1808 में क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह के शासन में जो सेना वहां पर गई थी उसने इस क्षेत्र को अपने जो है कि साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, लंबे समय तक रहा था। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपकी बाकी जो विकल्प हैं वो सही हैं। आपको चुनना था असत्य कथन, वो आपका बी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छा प्रश्न है। यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। पहला कथन, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर रियासत से लीज पर लिया था। दूसरा कथन, गिलगित बाल्टिस्तान को अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले हरि सिंह को सौंप गए थे। तीसरा कथन, मेजर W.A. ब्राउन ने हरि सिंह से इसे पाकिस्तान को दिलवा दिया। अब आपको क्या करना है, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथनों के कूट का आपको चयन करना, अर्थात कौन कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। इजी प्रश्न है, आपके लिए कठिन नहीं होगा। एक एक करके कथनों पर विचार करें तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर रियासत से लीज पर लिया था, बिल्कुल सही है। उद्देश्य यह था कि यहाँ का क्षेत्र से क्या करेंगे, वह USSR पर नजर रख पाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, इसी के कारण उन्होंने लीज पर लिया था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों की जो स्थिति थी कमजोर पड़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया, इस लीज से जो इनको गिलगित बाल्टिस्तान प्राप्त हुआ था 60 सालों के लिए, इन्होंने फिर से पुनः क्या किया, हरि सिंह को हैंड ओवर कर दिया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर रियासत के जो हरि सिंह सर्वेसर्वा थे उन्हीं के अधीन क्या आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान आ गया। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में अंग्रेजों ने क्या किया था, एक मेजर को जो इंग्लिश ऑफिसर था, अंग्रेजी ऑफिसर था, W.A. ब्राउन, इसको नियुक्त किया था। और इसने क्या किया, हरि सिंह से क्या किया, गद्दारी किया, और क्या किया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा है उसको फहरा दिया, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अफसर थे उनको जो है कि यह संदेश भिजवाया कि गिलगित बाल्टिस्तान क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। तो इस तरह से इसमें जो लिखा हुआ है कि इसने ब्राउन क्या किया, हरि सिंह से इसको दिलवा दिया, हरि सिंह ने कभी नहीं दिया। और चूंकि हरि सिंह ने जब भारत में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय किया था तो उसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी था। तो इस तरह से यह जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो हमें चुनना था सत्य कथन के कूट का चयन करना था, तो आंसर होगा बी, 1 और 2।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है कि वह G5 साहिल के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है। अब G5 साहिल आपको पता होगा कि क्या है, एक एक करके। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यहाँ पर है, जो नाम लिखा हुआ यहाँ पर मुख्यालय, आपको पता होगा इस जगह है कहाँ पर। मुझे तो लगता है हो सकता है यूरोप वगैरह में कहीं हो, आपको पता होगा अच्छी तरह से क्या। दूसरा विकल्प है, इसने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2016 में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बरखान को प्रारंभ किया था। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2016 में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बरखान प्रारंभ किया था। सी, इसके सदस्य देश जो माली, चाड, बुर्किना फासो, मॉरिटेनिया और जो है कि नाइजर है। डी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब आपको पता होगा अगर G5 साहिल के संदर्भ में, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर हम इस पर देखें, एक एक करके कथनों पर विचार करें, तो इस G5 साहिल अर्थात आपको पता है कि जो सहारा क्षेत्र है, सहारा से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसको साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहीं के 5 देशों, और इन 5 देशों में कौन से हैं? माली, चाड, बुर्किना फासो, मॉरिटेनिया और नाइजर ने मिलकर वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नुआकचोट में है, मॉरिटेनिया की राजधानी है और यहीं पर है। ये बिल्कुल सही, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बी जो विकल्प है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि वर्ष 2016 में ऑपरेशन बरखान को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2014 में किया गया था ऑपरेशन बरखान, और यह था काउंटर टेररिज्म को लेकर। और यह जो G5 साहिल है इसका निर्माण ही किया गया था यहाँ पर जो आतंकवादी की गतिविधियां हैं, आतंकवाद की गतिविधियां हैं, विद्रोह की गतिविधियां हैं, उनको खत्म करके इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, और इसमें प्रमुख भूमिका दी गई थी फ्रांस को। तो इस तरह से आपको चुनना था असत्य कथन, बी आपका असत्य कथन और आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन टाइप का है लेकिन आपके लिए काफी इजी है। पहला कथन कि ऑस्ट्रिया में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। कथन 2, इसकी सीमा स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, इटली और हंगरी से लगती है। कथन 3, इस्लामिक स्टेट द्वारा वियना के सिनागोग और ओपेरा हाउस में आतंकी हमला किया गया। उपरोक्त सत्य कथनों वाले विकल्प को आपको चयन करना है। तो आपको यह बताना है कि कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। एक एक करके कथनों पर विचार करें। तो ऑस्ट्रिया में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। मैंने आपको जब ऑस्ट्रिया में जो घटना हुई थी उसका जब मैंने जिक्र किया था तो पूरा आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र का दिखाया था, और आल्प्स स्टेट में ऑस्ट्रिया भी आता है। तो बिल्कुल सही है। इसकी जो सीमा है स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, इटली, हंगरी से भी लगती है। बिल्कुल सही है। और हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने यहाँ पर जो हमला हुआ था वो किया था यहाँ का जिस एक सिनेगोग में और एक ओपेरा हाउस में, कुल 6 जगह हमले किए गए थे। तो इस तरह से जो सभी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं। तो आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह पत्रकारिता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करता है। तीसरा, इसकी स्थापना 1950 में 15 देशों के संपादकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर की थी। डी, इसका मुख्यालय पेरिस में। अब आपको काफी इजी प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं आपसे। ये इस पर मैं उम्मीद करूंगा कि किसी का भी प्रश्न गलत ना हो। फिर भी एक बार हम विचार कर लेते हैं। आप आंसर जो है कि बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो इसका यह जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान है यह एक गैर सरकारी संगठन है। बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 1950 में 15 देशों के कुछ संपादकों ने मिलकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर की थी, और बाद में इसका जो मुख्यालय था वह वियना स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से वियना अगर यहाँ पर होता तो ठीक होता, ये गलत लिखा हुआ पेरिस। और बाकी ये जो संगठन है यह प्रयास करता है पत्रकारिता को बढ़ावा देना। पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उसके संदर्भ में इसकी अभी एक रिपोर्ट आई थी। कोरोना के फेज में इसने कहा था कि सरकारें क्या कर रही, कोरोना का आधार बनाकर पत्रकारिता और पत्रकारों के अधिकार को दबा रही हैं। भारत के संदर्भ में इसने कहा था कि हाल के समय में भारत में पत्रकारों पर जो हमले बढ़े हैं और सरकार इसको रोकने में जो नाकाम रही है, यह जो है कि काफ़ी चिंताजनक है। आई होप आप इस
इससे परिचित होंगे। अगला प्रश्न है जो कि मीथेन से जुड़ा हुआ है और उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला जो कथन है यह मीथेन गैस के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करके आपको अपना आंसर क्या करना है, ऑप्ट करना है। यह सबसे साधारण प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, पहला कथन। दूसरा, यह कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक वैश्विक ताप उत्पन्न करने में सक्षम है। यह रंगहीन गंधहीन है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन, औद्योगिक क्रांति से अभी तक इसकी मात्रा में 150% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। सत्य कथनों या कथनों वाले कूट का आपको चयन करना है, यह बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो एक एक करके अगर हम इन कथनों पर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें से यह सबसे साधारण प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल सही है। और इसी के कारण इसकी जो ज्वलनशीलता है, जो जलने की कैपेसिटी है, वह काफ़ी अच्छी है। और यह जो है कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है और इसी के कारण जब यह वायुमंडल में जाता है तो इसके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होने के कारण और इसकी जो तापमान को अवशोषित करने की क्षमता है वह CO2 से 25 गुना ज़्यादा है। इसी के कारण अगर इसके उत्सर्जन का मात्रा बढ़ता है तो काफ़ी चिंताजनक है। बाकी रंगहीन गंधहीन होती है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, नेचुरल गैस का मेन सोर्स है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद है कि इस औद्योगिक क्रांति से अभी तक इसकी मात्रा में लगभग 150% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, बिल्कुल सही हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट का कहना है 150 से लेकर 250% तक की इसमें वृद्धि हो चुकी है। तो आपको चयन करना था, सत्य कथन के कूट का चयन करना था। सभी कथन क्या हैं, सही हैं, इसलिए आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत से मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है? ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, काफी इजी प्रश्न है, तुरंत आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर माना है आर्द्रभूमि तो बिल्कुल सही है। बाकी जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है इससे भी होता है, पशुओं के द्वारा जब वो पशु क्या करते हैं, अपने चारा को चबाते हैं, जुगाली जो करते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो है कि नहीं होता, लेकिन जीवाश्म ईंधनों को जो हम प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, नेचुरल गैस का निकालने का प्रयास करते हैं, उसके द्वारा जीवाश्म ईंधनों के दहन से कुछ क्षेत्रों में जरूर होता है। तो इस तरह से, लेकिन हमें हमारा जो प्रश्न था कि सर्वाधिक उत्सर्जन किससे होता है, तो वो होता है आर्द्रभूमि से। हमारा आंसर होगा ए। तो इजी प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मीथेन हाइड्रेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा मतलब ये है कि ठीक ठाक प्रश्न है, आपके लिए तो काफ़ी इजी है। तो पहला विकल्प है कि समुद्र की अधिक गहराई में, दूसरा अटाकामा मरुस्थल में, तीसरा अंटार्कटिका के दक्षिणी सिरे पर, डी कैस्पियन सागर के उत्तरी तट पर। तो अब आपको बताना है कि मीथेन हाइड्रेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। ये भी आपका सही है। अगर आपने इसमें चुना है अटाकामा मरुस्थल तो आप गलती कर गए हैं। अगर आपने अंटार्कटिका के दक्षिण सिरे पर चुना है तो भी गलती कर गए हैं। अगर आपने समुद्र की अधिक गहराई में इसको बताया है तो बिल्कुल सही है। समुद्र की अधिक गहराई में ये पाए जाते हैं और इसके अलावा जो आर्कटिक क्षेत्र हैं बर्फ के नीचे ये दबे हुए पाए जाते हैं। और समुद्र की अधिक गहराई में आर्कटिक क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इनके दोहन का प्रयास किया जा रहा है, तो इस तरह से सही है। बाकी कैस्पियन सागर के उत्तरी तट पर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं गलत है। तो इस तरह से नीचे के तीन जो विकल्प हैं गलत है, आपका ये जो विकल्प है वो सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में रूस एवं स्वीडन के वैज्ञानिकों ने किस सागर में उच्च स्तर के मीथेन का पता लगाया? सागरों का नाम पूछ लिया गया है, इनकी लोकेशन अगर आपको पता होगी तो ये काफी इजी प्रश्न है आपके लिए। पहला है अरल सागर, दूसरा है ब्यूफोर्ड सागर, तीसरा है लॉफ्टेव सागर, चौथा है ओखोटस्क सागर। अगर आप इन सागरों को जान रहे होंगे तो ये जितने सागर हैं कहीं ना कहीं रूस के आसपास आपको दिखाई देंगे। तो फिर भी आप बता ही सकते हैं। अगर आपने आंसर सही डिसाइड किया है सी लॉफ्टेव सागर तो बिल्कुल सही है। लॉफ्टेव सागर वाला जो आर्कटिक सागर का पास का क्षेत्र है, इसमें जो है कि हाल ही में रूस और स्वीडन के वैज्ञानिकों ने उच्च स्तर के मीथेन का पता लगाया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला विकल्प है इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा इसका विकास 1986 में प्रारंभ किया गया था, तीसरा हाल ही में इसके एडवांस प्रतिरूप का परीक्षण
चांदीपुर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज या सेंटर से इसका किया गया। डी विकल्प, मार्क 2 के अंतर्गत इसकी जो मारक क्षमता है वह 200 से लेकर 230 किलोमीटर तक होगी। अब आपको बताना है कि पिनाका के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि असत्य है। आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि पिनाका और डिफेंस की चीज़ें तो वैसे भी आपको काफ़ी पसंद आती हैं। तो इसमें जो डी विकल्प है कि इसके जैसे इसमें भी आपको पता है पिनाका मार्क 1 मार्क 2 है। तो पिनाका जो मार्क 1 है आपको पता है कि लगभग वो 35 से 40 किलोमीटर तक के लिए, और मार्क 2 जो है वह 65 से 75 किलोमीटर, हालांकि अधिकांश जो माना जाता है 65 किलो मैक्सिमम माना जाता है 65 किलोमीटर की दूरी तक के। इसमें लिखा हुआ है 200 से लेकर 230 किलोमीटर, ये गलत है और बाकी सही है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। लॉर्सन एंड टिब्रो भी इसमें क्या करता है, इसके उत्पादन में सहयोग करता है। 1986 से इसका उत्पादन किया जा रहा है। हाल ही में चांदीपुर के जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज सेंटर है वहाँ से इसका जो है कि सफल परीक्षण इसके एडवांस प्रतिरूप का किया गया है। तो इस तरह से हमें चुनना था असत्य कथन, डी हमारा असत्य कथन हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और फारस की खाड़ी समीपवर्ती देशों का आपको चयन करना है। मैपिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने फारस की खाड़ी वाला जब टॉपिक आपको बताया था कि मजदूरों को लेकर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था। खैर देखते हैं। फारस की खाड़ी समीपवर्ती देशों का आपको चयन करना है। विकल्प 1 है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है कुवैत, चौथा है आपका सऊदी अरब और आपका 5वां है बहरीन। सही कूट का आपको जो है कि चयन करना है। अब आपको बताना है कि कौन से देश समीपवर्ती हैं। विकल्प है आपके पास ये। अगर आपने सही आंसर ऑप्ट किया होगा तो आप करते रहिएगा। मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर है इसका सभी ये जो देश हैं ये फारस की खाड़ी के समीपवर्ती देश हैं। और जो फारस की खाड़ी समीपवर्ती है जो देश हैं यह क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है और इसके कारण बड़ी संख्या में जो भारतीय मजदूर यहाँ पर रहते हैं। और इसी के संदर्भ में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था। अब आगे अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। आपको बताना है। विकल्प है आपके पास ईरान, ओमान, कतर और यूएई। कोई एक देश ऐसा है जो कि क्या है, खाड़ी जो सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद का भी हमने जिक्र कल के वीडियो में किया था, तो आपके लिए इजी है। अगर आपने इसमें से चुन लिया होगा ईरान तो बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया कि ये जो देश हैं ये सभी देश इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं खाड़ी से, और इसी में जो ईरान और इराक हैं वो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश नहीं है। मैंने कल आपको बताया भी था। बाकी सभी देश से क्या है, इस परिषद के सदस्य हैं। तो इस तरह से ये जो आपका हमें चुनना था कि कौन नहीं है, तो ईरान हमारा आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, खाड़ी सहयोग परिषद के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ के कुल कामगारों में भारतीयों का जो प्रतिशत है वह 30% है। बी, भारत की तेल संबंधी आवश्यकता का 34% की पूर्ति खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों द्वारा की जाती है। सी, हाल ही में इसने भारत सरकार से मजदूरों को पुनः अपने यहाँ भेजने की अपील की है। डी, यह भारतीय रेमिटेंस का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपके लिए इजी होगा अगर आपने कल या परसों जो मैंने टॉपिक इस पर कवर किया था उसको आपने देखा। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ के कुल कामगारों में भारतीयों का प्रतिशत 30% है लगभग, तो बिल्कुल सही है। यहाँ भारत की तेल संबंधी आवश्यकता का लगभग 34% पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। हाल ही में इसने भारत सरकार से मजदूरों को पुनः यहाँ भेजने की अपील की है, ये गलत है। दरअसल हाल ही में क्या हुआ था, खाड़ी सहयोग परिषद के साथ हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी और हमारे यहाँ के विदेश मंत्री ने यह जो है कि अपनी बात रखी थी कि भारतीय मजदूर जो कोरोना के फेज के कारण वहाँ से लौट आए थे पुनः जाना चाहते हैं, तो इस तरह से सभी देशों को एक सहयोगात्मक विकास करना चाहिए। तो भारत ने अपील की थी कि इस प्रकार के प्रयास किए जाएं जिससे जो मजदूर वापस लौट आए हैं, जो कामगार वापस लौट आए फिर से काम पर लौट सकें। तो इस तरह से ये जो है आपका इसमें क्या होना चाहिए, आंसर क्या होगा आपका सी। ये गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि इसने अर्थात खाड़ी सहयोग परिषद ने भारत से ऐसा का अपील की है, गलत है। बाकी है भारतीय रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग एक साधन, एक लक्ष्य या
या दोनों रूपों में किया जाता है। दूसरा, इसे डिजिटल अपराध के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, हमारे देश में हर मिनट लगभग 2000, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2000 साइबर हमले होते हैं। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन के कूट का आपको चयन करना है। एक एक करके हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग एक साधन, एक लक्ष्य और दोनों रूपों में होता है, बिल्कुल सही है। इसे डिजिटल अपराध के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और हमारे देश में हर मिनट लगभग 2000 साइबर हमले होते हैं, भी सही है। तो हमें चुनना था असत्य कथन, कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट प्रश्न हो सकता है। निम्नलिखित में से साइबर क्राइम में शामिल किए जाते हैं, क्या क्या शामिल किए जाते हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके विकल्प भी दिए गए हैं, तो आप बता दीजिए। आपके लिए काफ़ी इजी है, आपके लिए लास्ट प्रश्न है। तो अगर इसमें से आपने आंसर ऑप्ट कर लिया है डी, अर्थात 1 2 3 4 5 सभी शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और ये आपका आज तक का MCQ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर आपके कितने प्रश्न सही और गलत हुए और कितने प्रश्नों में आपने ह्यूमन एरर किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।